मेरे प्यारे दोस्तों, विभो 24 स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भारत माता की जय। आप सभी चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विभो 24 स्टडी चैनल के द्वारा लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए ताबड़तोड़ प्रश्नों की प्रैक्टिस क्लास दी जाती है, जो आपके परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी वीडियो को पूरा देखें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा। प्रश्नों की व्याख्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिससे आप सभी को याद करने में सरलता होगी। ताबड़तोड़ प्रश्नों की श्रृंखला का हमारा पहला प्रश्न है, अंग का उच्चारण स्थान होता है। पहला ऑप्शन नासिक्य, दूसरा ऑप्शन मूर्धन्य, तीसरा ऑप्शन कंठोष्ठ, चौथा ऑप्शन कंठ तालव्य। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नासिक्य। कुछ प्रमुख सूत्रों के द्वारा हम उच्चारण स्थान को जान लेते हैं, जिससे हमें याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, जिसके अंतर्गत अ आ जिनके 18 प्रकार होते हैं, और क वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ अंग, ह और विसर्ग आते हैं, जिन्हें कंठ वर्ण कहते हैं। दूसरा है इचु यसा नाम तालु, जिसके अंतर्गत छोटी ई और बड़ी ई, जिसके 18 प्रकार होते हैं, और च वर्ग के अंतर्गत च छ ज झ इय आते हैं, और इसमें य और तालव्य स आता है, जिसे तालु वर्ण के अंतर्गत शामिल करते हैं। तीसरा है ऋतु रसानाम मूर्धा, जिसके अंतर्गत री बड़ी री, जिनके 18 प्रकार हैं, और ट वर्ग के अंतर्गत ट ठ ड ढ अड़, र और मूर्धन्य स आता है, जिसे मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। ऋतु लसा नाम दंता, इसके अंतर्गत ली आता है, जिसके 12 प्रकार होते हैं, और त वर्ग इसके अंतर्गत आते हैं। त वर्ग के अंतर्गत त थ द ध न आते हैं। ल और स ये सभी दंत वर्ण कहे जाते हैं। उपपदमानिया नाम ओष्ठो, इसके अंतर्गत उ बड़ा उ, जिसके 18 प्रकार हैं, और प वर्ग प फ ब भ म और उपधमानीय वर्ण आते हैं, जिन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं। इयमगणना नाम नासिका च, इय म अंग ड़ न, ये अनुनासिक वर्ण कहे जाते हैं, जिसे नासिक वर्ण कहा जाता है। ए दैतो कंठ तालु, इसके अंतर्गत ए ऐ आते हैं, जिन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है। ओ दैतो कंठोष्ठम, जिसके अंतर्गत ओ औ आते हैं, जिन्हें कंठोष्ठ वर्ण कहा जाता है। वकारस्य दंतोष्ठ, वह वर्ण दंतोष्ठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलीय वर्ण जिह्वा मूल के अंतर्गत आते हैं। नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार नासिका वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इसका एक प्रमुख सूत्र है, जिसे हम एक बार देख लेते हैं। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः स्थिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्तश्च नातिकोष्ठौ च तालु च। पाणिनि शिक्षा 13 से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की शुद्ध वर्तनी है?
अनुग्रहित, अनुगृहित, अनुग्रहित, अनुगृहित। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुगृहित। अब हम कुछ प्रमुख वर्तनी से संबंधित वर्ड देख लेते हैं, जैसे आशीर्वाद का आशीर्वाद होगा, ईद का ईद होगा, ईश्वर का ईश्वर होगा, ईसाई का ईसाई होगा, गोदावरी का गोदावरी होगा, जीरा का जीरा होगा, तीर्थ का तीर्थ होगा, तुलसीदास का तुलसीदास होगा, दीपिका का दीपिका होगा, दीपिका का दीपिका होगा, दिवाली का दिवाली होगा, निरीक्षण का निरीक्षण होगा, निरस्ता का नीरस्ता होगा, पत्नी का पत्नी होगा, पीढ़ी का पीढ़ी होगा, पीताम्बर का पीताम्बर होगा, अतिथि का अतिथि होगा, अभिनेता का अभिनेता होगा, पुत्री का पुत्री होगा, प्रतीक का प्रतीक होगा, प्राणी का प्राणी होगा, बीमारी का बीमारी होगा, भागीरथी का भागीरथी होगा, महाबली का महाबली होगा, महीना का महीना होगा, यानी का यानी होगा, रीतिकाल का रीतिकाल होगा, लीजिए का लीजिए होगा, शताब्दी का शताब्दी होगा, शीर्षक का शीर्षक होगा, समीक्षा का समीक्षा होगा, सूचिपत्र का सूचीपत्र होगा, हींग का हींग होगा, परिचय का परिचय होगा, परिणति का परिणति होगा। हमारा अगला प्रश्न है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा की, छत्तीसगढ़ी का, बुंदेली का, अवधी का। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ब्रज भाषा का। ब्रज भाषा का ये होगा। अब सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि थे, जिनकी रचना थी सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत। भ्रमर गीत सूरसागर से संकलित अंश है। और कृष्ण भक्ति काव्य के और कवि और रचनाओं को हम देख लेते हैं, जैसे फुटकल पद कुंभन दास की है, परमानंद सागर परमानंद दास की है, जुगलमान चरित्र कृष्णदास की है, फुटकल पद छीत स्वामी की है, फुटकल पद गोविंद स्वामी की है, द्वादश यश भक्ति प्रताप हितजू को मंगल चतुर्भुज दास की है, रास पंचाध्यायी भ्रमर गीत प्रबंध काव्य है नंददास की है, युगल शतक श्री भट्ट की है, हित 84 हित हरिवंश की है, हरिदास जी के पद स्वामी हरिदास की है, भक्त नामावली रसलावनी ध्रुवदास की है, नरसी जयी का मायरा गीत गोविंद टीका राग गोविंद राग सोरठ के पद मीराबाई की है, प्रेम वाटिका सुजान रसखान
दान लीला सुदामा चरित नरोत्तम दास की है। प्रेम वाटिका सुजान रसखान दान लीला रसखान की है। सुदामा चरित नरोत्तम दास की है। हमारा अगला प्रश्न है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। पहला ऑप्शन लीलाधर जगूड़ी, दूसरा ऑप्शन अखिलेश, तीसरा ऑप्शन विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, चौथा ऑप्शन हरे प्रकाश उपाध्याय। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अखिलेश। अब हम कुछ प्रमुख पत्रिका को जान लेते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रमुख पत्र पत्रिकाएं जैसे बंगाल गजट, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर इसे कहा जाता है, हिक्की गजट भी इसे कहा जाता है। यह 29 जनवरी 1780 को प्रकाशित हुई। यह साप्ताहिक पत्रिका है जो अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। इसके संपादक जेम्स ऑगस्टस हिक्की, भारत का प्रथम समाचार पत्र इसे कहा जाता है। उद्दंड मार्तंड 30 मई 1826 को साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होती थी, कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। संपादक इसके पंडित जुगल किशोर शुक्ल। यह प्रथम हिंदी पत्र, चूँकि हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था, इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीसरा है बंगदूत, 1829 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह साप्ताहिक पत्रिका थी, कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। संपादक इसके राजा राम मोहन राय थे। एक साथ 4 भाषाओं में यह प्रकाशित हुई, बांग्ला, हिंदी, उर्दू एवं अंग्रेजी में छपने वाला पत्र यह था। बनारस अखबार 1849 ईस्वी में प्रकाशित हुई, काशी से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। हिंदी प्रदेश से प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र था। समाचार सुधा वर्षण 1854 ईस्वी में प्रकाशित, कलकत्ता से प्रकाशित। संपादक इसके श्याम सुंदर सेन, प्रथम हिंदी दैनिक पत्र था। प्रजा हितैषी 1855 में प्रकाशित, आगरा से प्रकाशित। संस्थापक इसके राजा लक्ष्मण सिंह थे। तत्वबोधिनी पत्रिका 1865 मासिक पत्रिका थी, बरेली से प्रकाशित होती थी। संपादक इसके गुलाब शंकर। वृत्तांत विलास 1867 मासिक पत्रिका थी, जम्मू से प्रकाशित होती थी। कविवचन सुधा 15 अगस्त 1867 मासिक पत्रिका थी, काशी से प्रकाशित होती थी। संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसे हरिश्चंद्र पत्रिका भी कहा जाता है, 1873 से प्रकाशित, बनारस से। संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र। बाला बोधिनी 1874 मासिक पत्रिका थी, बनारस से प्रकाशित। संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र। केवल महिलाओं के लिए। सदादर्श 1874 से प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका थी, दिल्ली से प्रकाशित होती थी, लाला श्रीनिवास दास द्वारा। हिंदी प्रदीप 1877 मासिक पत्रिका थी, इलाहाबाद से प्रकाशित।
संपादक बालकृष्ण भट्ट। भारत मित्र 1877 साप्ताहिक पत्रिका थी, संपादक बाल मुकुंद गुप्त। ब्राह्मण 1880 मासिक पत्रिका थी, कानपुर से प्रकाशित, संपादक प्रताप नारायण मिश्र। आनंद कादम्बिनी 1881 ईस्वी मासिक पत्रिका थी, मिर्जापुर से प्रकाशित, संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। भारतेंदु 1883 वृंदावन से प्रकाशित, संपादक राधा चरण गोस्वामी। द्वंद्व 1883 से प्रकाशित मासिक पत्रिका, लाहौर से प्रकाशित, संपादक अंबिका दत्त व्यास। भारतोदय 1885 से प्रकाशित, कानपुर से प्रकाशित होती थी, संपादक सीताराम शर्मा, दूसरा हिंदी दैनिक। अखबारे चुनार 1866 में चुनार से प्रकाशित, संपादक बाल मुकुंद गुप्त, उर्दू का पत्र था। कोहिनूर 1888 लाहौर से प्रकाशित, संपादक बाल मुकुंद गुप्त, उर्दू का पत्र था। नागरी नीरद 1893 साप्ताहिक पत्रिका थी, मिर्जापुर से प्रकाशित, संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नागरी प्रचारणी पत्रिका 1896 त्रैमासिक पत्रिका थी, काशी से प्रकाशित होती थी, संस्थापक श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह थे। हमारा अगला प्रश्न है, आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ है। पहला ऑप्शन दोनों ओर मुसीबत, दूसरा ऑप्शन रास्ते का बंद होना, तीसरा ऑप्शन चारों तरफ जल ही जल होना, चौथा ऑप्शन बीच में निकल भागना। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दोनों ओर मुसीबत। तो कुछ प्रमुख कहावतें हैं जिसे हम देख लेते हैं, जैसे अशर्फी की लूट और कोयले पर छाप, मूल्यवान वस्तुओं को नष्ट करना और तुच्छ को सजोना। दूसरा है अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना, अंधों के आगे रोना, अपना दीदा खोना, निर्दयी या मूर्ख के आगे दुखड़ा रोना बेकार होता है। अगला है अपनी करनी पार उतरनी, किए का फल भोगना। अगला है अपना ढेढ़र न देखे और दूसरे की फूली निहारे, अपना दोष न देखकर दूसरों का दोष देखना। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, परस्पर संगठन या मेल न रखना। आप डूबे जग डूबा, जो स्वयं बुरा होता है दूसरों को भी बुरा समझता है। आग लगनते झोपड़ा, जो निकले सो लाभ, नष्ट होती हुई वस्तुओं में से जो निकल आए वह लाभ ही है। आग लगाकर जमा लो दूर खड़ी, झगड़ा लगाकर अलग हो जाना। अगला है आगे नाच न पीछे पगहा, आगे नाथ न पीछे पगहा, अपना कोई न होना घर का अकेला होना। आगे कुआं पीछे खाई, हर तरफ हानि की आशंका होना। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन, क्या, किससे, ये सभी।
तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग न होकर सबके लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ इनका काम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकना होता है। इस सर्वनाम के 6 प्रकार हैं, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो पहला है इसका पुरुषवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम में पुरुष जाति के साथ साथ स्त्री जाति का भी बोध होता है। इसमें वक्ता, श्रोता तथा अन्य व्यक्ति को शामिल किया जाता है। इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में जो बात को कहने वाला होता है अर्थात वक्ता, मध्यम पुरुष में जो बात को सुनने वाला होता है अर्थात श्रोता, अन्य पुरुष में जिसके विषय में बात की जा रही हो वह आता है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत यह वह का प्रयोग होता है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई कुछ जहाँ पर किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध न हो वहाँ पर अनिश्चित वाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। इसके अंतर्गत कोई कुछ, कुछ न कुछ, किसी ने, किसी पर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के अर्थ में किया जाता है। इसके अंतर्गत कौन और क्या शब्द का प्रयोग होता है। कौन शब्द सजीव को सूचित करता है तथा क्या शब्द निर्जीव को सूचित करता है। संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम शब्द का संबंध जब किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से बतलाना होता है तो जो संबंध स्थापित करते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत जो, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी, सो, वह, यह शब्द आते हैं। निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द में स्वयं का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत आप शब्द का प्रयोग होता है जो स्वयं का बोध कराता है। हमारा अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट लाने का मुख्य प्रयोजन क्या था? राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। दूसरा ऑप्शन है व्यापार संतुलन को ठीक करना। तीसरा ऑप्शन है भूमि सुधार। चौथा ऑप्शन है विश्व युद्ध के बंदियों पर मुकदमा चलाना। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। ब्रिटिश सरकार ने 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पारित किया, जिसके तहत किसी व्यक्ति को मात्र संदेह के आधार पर गिरफ्तार तथा उसकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके तथा इस कानून के तहत गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर दंडित किया जा सके। कुछ प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाएं जान लेते हैं। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम बम्बई में हुई थी। एओ ह्यूम द्वारा बम्बई में हुई थी। बंग भंग आंदोलन, जिसे स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है, 1905 में हुआ। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां एवं सलीम उल्ला खां ढाका में हुई के बीच ढाका में हुई। कांग्रेस का विभाजन 1907 में नरम एवं गरम दल में विभाजन, जिसे सूरत फूट भी कहा जाता है। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ, तिलक एवं एनी बेसेंट के बीच।
लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में हुआ। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड घोषणा पत्र 20 अगस्त 1917 को आया। भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा कहा जाता है। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1999 काला कानून इसे कहा जाता है। काला कानून इसे कहा जाता है जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है जनरल डायर के द्वारा अमृतसर में। खिलाफत आंदोलन 1919 में शौकत अली, मोहम्मद अली, हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित। 28 मई 1920 जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंध था। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 महात्मा गांधी के द्वारा। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश की। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924। सचिंद्र सान्याल द्वारा। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927। जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 जनवरी 1928 को। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित हुई। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 गांधी ने सम्मेलन में भाग लिया। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत इसे कहा जाता है। 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए पूना पैक्ट एरवदा सेंट्रल जेल में। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन
17 नवंबर 1932, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 सुभाष चंद्र बोस द्वारा। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मनाया गया। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 वायसराय लिनलिथगो। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 स्टीफर्ड क्रिप्स। आंदोलन एवं घटनाएं। अगला है भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी जी। शिमला सम्मेलन 15 जून 1945 सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन से संबंधित। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 मुंबई में आईएनएस तलवार के सैनिकों द्वारा। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स एवं ए.बी. अलेक्जेंडर का भारत आगमन। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 ईस्वी को हुआ। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग द्वारा। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 नेहरू प्रधानमंत्री बने। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोंडा तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमिदान में दी। हमारा अगला प्रश्न है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, मुजफ्फरपुर कांड, काकोरी कांड, चौरी चौरा कांड। तो इसका सही जवाब होगा हमारा चौरी चौरा कांड। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा कस्बे में असहयोग आंदोलनकारियों तथा पुलिस की उग्र मुठभेड़ में लगभग 22 पुलिसकर्मी मारे गए। यह घटना चौरी चौरा कांड के नाम से विख्यात है। इस चौरी चौरा कांड के हिंसा प्रकरण से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करवा दिया। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था? पहला ऑप्शन बाबर एवं शेरशाह सूरी के मध्य, दूसरा ऑप्शन बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य, तीसरा ऑप्शन हुमायूं एवं इब्राहिम लोदी के मध्य, चौथा ऑप्शन बाबर एवं राणा सांगा के मध्य। तो इसका सही जवाब होगा हमारा बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य
पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोदी पराजित हुआ तथा युद्ध भूमि में मारा गया। इस युद्ध के बाद में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। हम कुछ प्रमुख युद्ध से संबंधित तथ्य को जान लेते हैं। जैसे तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज ने मुहम्मद गौरी को हराया। तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मुहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। चंदवार का युद्ध 1194 ईस्वी में मुहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा सांगा को हराया। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर ने मेदिनी राय को हराया। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर ने अफगानों को हराया। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह ने हुमायूं को हराया। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह ने हुमायूं को हराया। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर ने हेमू को हराया। तालीकोट का युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का पतन। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। बाडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में फ्रांसीसियों की पराजय। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। रूहेला का युद्ध 1774 ईस्वी। खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी निजाम की पराजय। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी। भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी। प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी। द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी में एवं द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है महावीर स्वामी, दूसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन है गौतम बुद्ध, चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब है गौतम बुद्ध। अब हम कुछ महत्वपूर्ण भारतीय व्यक्तियों के उपनाम के विषय में जान लेते हैं। जैसे भारत का मैकियावेली चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त को कहा जाता है। मैकियावेली कहाँ का रहने वाला था? इटली का। मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र राजनीति पर लिखी गई। मैकियावेली को पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। भारत में पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिस्मार्क जर्मनी का रहने वाला था, जर्मनी का एकीकरण किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भारत का एकीकरण करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। भारत का शेक्सपियर कालिदास को। भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त को। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। सापेक्षता के सिद्धांत पर भारत का सिकंदर ए सानी कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को।
भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक होमी जहांगीर भाभा। भारत का पिकासो कहा जाता है मकबूल फिदा हुसैन। भारत को मोनालिसा बड़ी ठड़ी। भारत का मिल्टन अश्वघोष। भारत का कांट धर्म कीर्ति। भारत का ग्लैडस्टोन दादा भाई नौरोजी। भारत का जॉन ऑफ आर्क रानी गोडिल्यू। भारत का पाइथागोरस बोधायन। भारतीय कोकिला सरोजनी नायडू। भारत का शादी कहा जाता है अमीर हसन ए देहलवी। भारतीय आयुर्वेद का पिता धन्वंतरी, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल की चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल थे। एशिया का ज्योतिर्पुंज महात्मा बुद्ध को। भारतीय शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत। भारतीय नव जागरण पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय। भारतीय हिंदू नवजागरण का पिता स्वामी विवेकानंद। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती। भारत का रदरफोर्ड कड़ाद। जनहित याचिका का जनक पीएन भगवती। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। पंचायती राज का जनक बलवंत राय मेहता। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन। दुग्ध क्रांति श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन। एलपीजी का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह। आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक डॉक्टर विजय भटकर। भारतीय सूचना क्रांति का जनक सैम पित्रोदा। इसरो का जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हमारा अगला प्रश्न है जैन धर्म के संस्थापक हैं पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव, गौतम बुद्ध। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऋषभदेव। यह प्रथम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए मुफ्त सुविधा प्रदान करने हेतु वर्ष 2021 में कौन सी योजना लागू की गई? पहला ऑप्शन मुख्यमंत्री सर्वोदय योजना। दूसरा ऑप्शन मुख्यमंत्री समर्थ योजना। तीसरा ऑप्शन मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। चौथा ऑप्शन मुख्यमंत्री समृद्धि योजना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। हमारा अगला प्रश्न है दिव्यांग भरण पोषण योजना के तहत प्रति माह कितनी पेंशन दिया जा रहा है? पहला ऑप्शन 600, दूसरा ऑप्शन 700, तीसरा ऑप्शन 800, चौथा ऑप्शन 500। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 500। दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के तहत 500 प्रतिमाह पेंशन दिया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है स्वाधार योजना संबंधित है स्थापत्य कला की प्रतीक इमारतों को मजबूत करना। दूसरा ऑप्शन तकनीकी रूप से कुशल लोगों को रोजगार देना। तीसरा ऑप्शन संघर्षशील महिलाओं की सहायता करना। चौथा ऑप्शन समय से पूर्व कार्य से अलग हुए कामगारों को प्रशिक्षण देना। इसका सही जवाब होगा हमारा संघर्षशील महिलाओं की सहायता करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। पीड़ित महिलाओं को अच्छे भोजन, कपड़े एवं स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान किए जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा महिला कल्याण निगम की स्थापना कब की गई? 1988 में,
1989 में, 1990 में, 1991 में। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1988 में। अगला प्रश्न है, निगम द्वारा महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे प्रियदर्शिनी योजना, एकल श्रमजीवी योजना, महिला आवास योजना, स्वावलंबन योजना आदि। हमारा अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय कौशल विकास केंद्र का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन बेरोजगारों के कौशल विकास से है, दूसरा ऑप्शन दिव्यांगों के कौशल विकास से है, तीसरा ऑप्शन महिलाओं के कौशल विकास से है, चौथा ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दिव्यांगों के कौशल विकास से है। नोएडा तथा मुरादाबाद में दिव्यांगों के लिए बहुउद्देशीय कौशल विकास केंद्र की स्थापना की गई। मेरे प्यारे दोस्तों, विभव 24 स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और आप सभी वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अपना सुझाव वीडियो के प्रति कैसा है वो हमें ज़रूर बताएं, और आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे गोलगप्पे रसगुल्ले।